नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल आइंदा बजट इजलास तक टाल दिया गया। बिल की मंजूरी के लिए वज़ीर आला को मरकजी हुकूमत पर एतमाद। मजलिस की नुमाइंदगी और जिद्दोजहद की वजह से ही मुसलमानों के मसाइल की यकसुई। असम्बली में मुख्तसर मुबाहिस के दौरान अकबर उवैसी की तकरीर। दर्ज फहरिस्त अक़वाम व क़बाइल, पसमानदा तबक़ात और अक़लियतों को क़र्ज़ों की फ़राहमी के लिए 31 मार्च तक 500 करोड़ रुपए जारी करने वज़ीर आला का ऐलान। तेलंगाना असम्बली में 16 बिल मंजूर, 15 मौज़ूआत पर मुख्तसर मुबाहिस। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। रामचंद्रपुरम बस स्टॉप के पास बस के पहिए में आकर इंटरमीडिएट में ज़ेर तालीम नौजवान हलाक। और सौजोन में गुंडागर्दी को आनी पंजे से कुचल दिया जाएगा। राउडी शीटर्स के खिलाफ डीसीपी सौजोन का क्रैकडाउन। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि आइंदा बजट इजलास में मुसलमानों के लिए 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश किया जाएगा। ऐवान असम्बली में मुसलमानों की बहबूद से मुताल्लिक़ मुख्तसर मुबाहिस में अपोजिशन अरकान के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात मज़हब के नाम पर नहीं बल्कि समाजी, माशी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं। मुल्क एक है तो क़ानून भी सबके लिए एक है। तमिलनाडु में इजाफी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकते हैं तो तेलंगाना में भी इस पर अमल होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूर करवाने के बाद इसे मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा और साथ ही साथ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होगी। इस मामले पर शक को शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లాస్ట్ లో బంగారు తెలంగాణ ఎస్సీలది కావాలి, ఎస్టీలది కావాలి, దళితులది కావాలి, బీసీలది కావాలి, ఓసీలది కావాలి, అట్నే మా మైనార్టీలు కూడా కావాలని చెప్పి వారు ముగింపులో చెప్పారు। मैं भी वही दुआ करता हूँ कि अल्लाह करम करे कि एक सुनहरा तेलंगाना हर किसी का हक में हो। बिकॉज आई हैव ए वेरी सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर विथ मी एज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इज ए वेरी सिंसियर कमिटेड पर्सन। वी आर कैलकुलेटिंग, वी आर नॉट टेकिंग रिस्क। बिल्कुल ये चल पड़ेगा, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा चल पड़ेगा और अच्छा नाम भी हमारे रियासत को आएगा। हमारे बच्चे आज हमारे तेलंगाना रियासत के मुसलमान लड़कियां लड़के इतने अच्छे तरक्की करेंगे कि इंशाल्लाह देखना चाहूंगा मैं भी जिंदा रह के, बहुत ही अच्छा जिंदगी उनको मिलेगी। लोग बोलते हैं अध्यक्षा मैं अपनी फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम न दो, मैं अपना मुकाम खुद बना लूंगा। అంటే చదివిపిస్తే ఈ పిల్లలు अगर अच्छी तालीम इन लोगों को दिया जाए वो अपने मुकाम खुद बना लेंगे, अपने जगह इस दुनिया में खुद बना लेंगे, पूरी दुनिया से लड़के जिएंगे। उनकी दानिशमंदी से जहां मौका मिला अपना मुकाम खुद बनाते हुए एक सुनहरा जिंदगी बना लेंगे। मैं सारे जितने भी हमारे इमाम साहब है, मौज़न साहब जितने भी है रियासत तेलंगाना में, अब उनको एक अतिया जैसा दिया जा रहा है। 1000 रुपये शुरुआत उससे करे, अगले साल से उनको 1500 रुपये बिल्कुल दे देंगे। अध्यक्षा ये मैं आपको आपके जरिए तमाम मेंबर असेंबली को और हमारे इमामों को, मौज़नों को मैं वायदा करता हूं हमारे बजट से अगली फाइनेंशियल ईयर से वो 1500 किया जाएगा। ఉర్దూ అకాడమీ గురించి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన, అందరూ కూడా చెప్పినారు। తప్పకుండా ఉర్దూ భాషను పరిరక్షించే అవసరం ఉంది, ఉర్దూ లిటరేచర్ పరిరక్షించాలి। దానికి మించి మన పాత తెలంగాణ రికార్డ్స్ అన్ని కూడా చాలా ఉర్దూలో ఉంది, మన ఆర్కీవ్స్లో అంతా కూడా ఉర్దూ ఉంటుంది। కాబట్టి ఆ ఉర్దూ ఉండవలసిన అక్కర మనకు ఎట్లా ఉంది, ఇటు చూసినా అటు చూసినా ఉంది। అందుకోసం తప్పకుండా ఉర్దూ అకాడమీకి ఒక శాశ్వత బిల్డింగు, దాని పటిష్టంగా నడిచే విధంగా కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని మనవి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష। అధ్యక్ష ఇక 12% రిజర్వేషన్ సంబంధించిన సమస్య చాలా మందికి ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువ ఉంటుంది అధ్యక్ష, నాకేమో కొద్దిగా ఎక్కువ। తెలంగాణ కోసం నేను బయలుదేరినారే క్యా దుకాన్ లగాయా భాయ్, హోతా క్యా జాతా క్యా।
చాలా అవమానం చేసినారు, నన్ను చాలా హెకిల్ చేసినారు. నాతో పాటు అవమాన పడ్డ వాళ్ళలో తమరు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీ యू आर द फाउंडर मेंबर ऑफ तेलंगाना एसोसिएशन, यू नो हमारे साथ क्या गुजरा क्या नहीं गुजरा आप भी जानते. కానీ తెలంగాణ సాధించిన అధ్యక్ష ఫైనల్గా. ఇక్కడ కూడా నేనేమంటున్నా అంటే 12% రిజర్వేషన్ నేను ఆనాడు చెప్పిన అధ్యక్ష, ఈరోజు కూడా చెప్తా ఉన్నా. आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन जो कि अगर मुल्क है, अगर देश है तो कानून हर किसी के साथ इंसाफ करना चाहिए और हर किसी को एक ही कानून होना चाहिए. दो कानून तो नहीं हो सकते, किसी देश में नहीं रहता और हमारा दस्तूर भी नहीं कहता. हमारा दस्तूर भी साफ कहता कि हर किसी को एक ही कानून होगा. अगर होगा तो 1994 से ये तमिलनाडु में अमल में है. तमिलनाडु भी हमारे जैसा रियासती है. तो इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है मरकज के सरकार को इसको करना ही पड़ेगा. अगर मरकज का सरकार इनकार भी करता है, हम कोर्ट के जरिए भी ऑर्डर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. और हमारे साथ सारा हिंदुस्तान भी जुट जाएगा जहां भी लोग चाहते हैं इसके लिए. इसलिए जो भी रिजर्वेशन हम देना चाहते हैं हमारे रियासत के अंदर, रियासती सतह पर, मरकजी सतह पर नहीं. मरकज में आप जो चाहे कर लो, लेकिन हमारा रियासत जो नया बना इसका जो सोशल कंपोजिशन है इसमें 85% वीकर सेक्शन है. बहुत ज्यादा तादाद में 14.5% माइनॉरिटीज है यहां पे. फिर इनके लिए नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होता. हुसैनी शावली का आप जिक्र करें, उस पर मैं भी लड़ा, हम लोग भी लड़े, कोर्ट में गए. मैं आपको वायदा करता हूं तहे दिल से, जो जमीन अलाट किया गया, जो आईटी कंपनी हो, जो भी कंपनी हो, जो खाली जमीन है 100% उसे औकाफ वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे. इसमें कोई शक नहीं. मैं कमेटी डालूंगा जल्द से जल्द. हमारे मुसलमान एमएलए और जो मुस्लिम दोस्त एमएलए हैं उनके जरिए एक हाउस कमेटी डाल लेते हैं. बिल्कुल उसका छानबीन करके खाली जितना भी जमीन है हुसैनी शावली दरगाह का 100% वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर करेंगे. और आप बड़ा फेरिस्त पड़े, नलगोंडा में क्या है, फलाने जगह क्या है, फलाने जगह क्या है, हैदराबाद सिटी शहर के अतराफ में क्या है. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. वो फेरिस्त मुझे भेज दीजिए. 100% अगर वो जमीन काली है या इंक्रोच्ड है तो उसको बिल्कुल वापस लिया जाएगा, महफूज भी किया जाएगा. और एक बात भी मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगले जो हमारे बजट सेशन चलेगा एक कानून, एक बिल लाएंगे हमारे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा, ताकि वो खुद एक्शन ले सके, मजिस्ट्रियल पावर्स उनको देने का भी मैं आपको वायदा करता हूं. 17 जूनियर कॉलेज है जो सेल्फ फाइनेंस है और 4 डिग्री कॉलेज. मैं खुशी के साथ ऐलान करता हूं वो सेल्फ फाइनेंस बिल पॉलिसी नहीं, वो बिल्कुल सरकार ले लेगा. गवर्नमेंट विल टेक ओवर एंड पूरा खर्चा उसका सरकार भर्ती कर देगा. उन बच्चों पर से वो बोझ निकल जाएगा. बिल्कुल वो पूरे जितने इंस्टीट्यूशन है अभी से गवर्नमेंट रन करे. अनीसुल गुरबा के लिए उनके लिए जितना भी करे कम है. मैंने ऐलान किया इसी हैवान में असेंबली में कि जो ऑर्फन्स होते हैं उनके माँ बाप सरकार खुद बनना चाहिए. वो जिम्मेदारी सरकार को लेना ही चाहिए, कोई और आदमी ले नहीं सकता. इसीलिए अनीसुल गुरबा के लिए जो आपने बिल्डिंग का नमूना बनाया मुझे भी बहुत पसंद आया. वो बेहतरीन है और सेल्फ फाइनेंस शक्ल में है. वो दुकान वगैरह कमर्शियल करे तो अपने आप में चल पड़ेगा, वो किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 21 करोड़ का लागत से उसको बनाना है. वो 21 करोड़ मंजूर करता हूं. कल शाम के अंदर अंदर मैं आपको जीवो भिजाता हूं. उसका मैं खुद आके मैं खुद चल के एक अच्छा काम है, सवाब का काम है. संगे बुनियाद भी जल्द से जल्द उसका रखेंगे. इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द मुकम्मल भी करेंगे. इस्लामिक सेंटर ये जरूरी है हैदराबाद के लिए, बहुत जरूरी है. दिल्ली में केंद्र सरकार ने बनाया है, मैं आते जाते हुए देखते रहता हूं. बहुत जबरदस्त सेंटर है दिल्ली में. इस्लाम क्या चीज है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दुनिया को बताते हो लोग. लेकिन गुजारिश आपसे यह है, कोई आलमगीर जमाने की मस्जिद की जगह पे बनाने की बात आप कर रहे थे, 1.5 एकड़ वाला भी बात कर रहे थे आप. 1.5 एकड़ जमीन काफी हो सकता नहीं हो सकता मुझे नहीं मालूम. आप भी बखूब जानते हैं कि हैदराबाद में हमारे पास एक ही कन्वेंशन सेंटर है, उसमें सरकार भी हिस्सेदार है. लेकिन कभी कभी हमारे कार्यक्रमों के लिए भी, हमारे प्रोग्राम के लिए भी वो नहीं मिलता. 3-3 महीने 4-4 महीने बुक उड़ रहते हो. आप जो प्रपोजल लाए इस्लामिक सेंटर का और इसी के अंदर ही अंदर एक फर्स्ट क्लास कन्वेंशन सेंटर भी बनाने की आपने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं
ये अच्छी बात है हमारे हैदराबाद की शान के लिए, हमारे शहर के लिए. इट इज नीट एग्जाम शुड बी कंडक्टेड इन उर्दू. देयर इज नथिंग रॉन्ग. बिल्कुल इससे मैं सहमत हूं. हर भाषा में दिया जा रहा है जब मौका, तो उर्दू में क्यों ना दिया जाए. जो इंसान, जो स्टूडेंट उर्दू में लिखना चाहते हैं उनको देना चाहिए. ये मैं बिल्कुल कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मैं लेटर लिखता हूं, और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर जो मरकज में बैठे हुए नकवी साहब, उनसे मैं बात भी करता हूं. डेफिनेटली आई विल टेक इट अप विद दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जब कभी हमारे मुसलमान भाइयों से या बहनों से बात करता हूं, एक मायूसी वो लोग एक्सप्रेस करते हैं. हमारे कौन देखते भाई, हमारे से क्या होता भाई, हमारे को तरक्की नहीं होता भाई అనే వాళ్ళు. కానీ ఈరోజు मैं हमारे तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों को, बहनों को हमारे हैवान के जरिए, थ्रू यू सर, आई एश्योर all my Muslim brothers and sisters of Telangana that Telangana government is keen for the development of the Muslim community of Telangana. 100% मायूसी छोड़ दो, आपके साथ तेलंगाना सरकार है. बिल्कुल आप तरक्की होना चाहिए. खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे बता तेरी रजा क्या है. तो इस हिसाब से बिल्कुल अपने आप में हिम्मत रखिए, मायूसी छोड़ दीजिए और आगे बढ़ के एक सुनहरा तेलंगाना बनाने में आप भी भागीदार, हिस्सेदार बनिए. बिल्कुल सरकार आपके साथ रहेगी. इतना कहते हुए मैं रुखसत होता हूं सर. इससे पहले मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत का इरादा तो नेक है, लेकिन हुकूमत के वादों और तयखुनात पर अमलावरी में लापरवाही व कोताही बरती जा रही है. असम्बली में मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस की नुमाइंदगी और जिद्दोजहद की वजह से ही मुसलमानों के मसाइल की यकसोई होती आई है. मजलिस मुसलमानों के मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाती है. उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुसलमानों के मसाइल के बारे में संजीदा हैं, लेकिन उनके मातहतीन मौसर तौर पर काम नहीं कर रहे हैं. मजलिस के फ्लोर लीडर ने अपनी तकरीर के दौरान उर्दू को रोज़गार से मरबूत करने, इस्लामिक सेंटर कायम करने, सरकारी मुलाजमतों के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तहानात उर्दू में मुनक्किद करने का मुतालबा किया. उन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में जल्दबाजी से काम न लिया जाए, वरना 4% तहफ़्फ़ुज़ात को भी खतरा लाहक हो सकता है. मजलिस के फ्लोर लीडर ने मक्का मस्जिद के मरम्मती कामों और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी का भी मसला उठाया. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अकबर ओवैसी के कई मुतालबात को कबूल किया. स्पीकर साहब, प्लीज साइलेंस. माइनॉरिटी वेलफेयर के ऊपर आज प्लीज जो मुबाहिस हो रहे हैं, प्लीज इस साइलेंस. मुबाहिस में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अपने ख्यालात का इजहार करने जा रहा हूं. और मैं ये भी याद दिलाना चाहूं कि जब राजशेखर रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ही जिद्दोजहद और मुतालबे का नतीजा था. इस ऐवान असेंबली में हमने एहतजाज किया, उसका नतीजा ये हुआ कि 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को रियासत आंध्र प्रदेश में हासिल हुआ, जो रियासत तेलंगाना बनने के बाद भी आज भी 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं. मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा है कि माइनॉरिटीज के बजट में मुसलसल इजाफा होता गया. 94 और 95 में जरूर 1 करोड़ बजट था, लेकिन एक हकीकत है कि अभी मेरे काबिल दोस्त जीवन रेड्डी साहब कह रहे थे कि मौज़ून और इमामों के तनख्वाह के बारे में. मैं ये कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही मुतालबा था कि मौज़ून और इमामों को पैसा दिया जाए, और उसके बाद में हमारी एक पॉलिसी और प्रोग्राम यह रहता है कि एक स्कीम का आगाज पहले कर दिया जाए, चाहे 1 रुपया ही सही, लेकिन स्कीम का आगाज हो जाना चाहिए. और आज हो जाएगा तो मजलिस जब अपनी जिद्दोजहद के जरिए उस 1 रुपये को 1 लाख तक पहुंचाएगी. हम ये सोचकर काम करते हैं, और यही हुआ कि 94 और 95 में 1 करोड़ बजट था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश जब था, 2014 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश का आखिरी बजट जब पेश हुआ, तो उस वक्त अक़लियतों का, माइनॉरिटीज का बजट मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस को कि वो 1000 करोड़ रुपया था. तो आप बताइए, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुसलसल जहद मुसलसल का नतीजा है कि हम कामयाब हुए 1000 करोड़ तक लाने में. और वो 1000 करोड़ पर जब आया तो ये भी एक हकीकत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा है कि
کہ جو اسکالرشپ دی جاتی تھی ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کو مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا تھا. مجھے یاد ہے, میں آج بھی اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں. راجشیکھر ریڈی صاحب وہاں بیٹھے تھے اور میں جب ساری تفصیل پیش کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ مسلمان کو پری میٹرک اسکالرشپ کتنی ہے, پوسٹ میٹرک کتنی ہے, ایس سی ایس ٹی کو کتنی ہے, تو انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا کہ اکبر صاحب مجھے نہیں معلوم کہ اتنا کم دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہماری جدوجہد تھی کہ میں بہت کم پوڈیم تک آتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں پوڈیم تک آ کر کہنے لگا کہ آج میں جاننا چاہتا ہوں کیا راجشیکھر ریڈی صاحب کی حکومت ہے یا نریندر مودی کی گجرات کی ہے. تو راجشیکھر ریڈی صاحب نے اعتراض کیا اور کہا اکبر صاحب اتنے سخت الفاظ کہ مجھے آپ مودی سے ملا رہے ہیں. میں نے کہا اگر نہیں تو پھر اعلان کریے کہ آج آپ مسلمانوں کو بھی پری میٹرک, پوسٹ میٹرک, ایس سی ایس ٹیز اور بی سیز کے برابر دیں گے. تو انہوں نے فوراً اعلان کیا اور وہی اعلان کا نتیجہ ہے کہ آج تک بھی مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 70 سال کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں مسلمان کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ روزگار کا معاملہ ہو, ہر زندگی کے ہر شعبے حیات میں ناانصافی ہوئی. میں یہ بھی کہوں گا کہ اوقافی جائیدادوں کے لیے جدوجہد مجلس کرتی رہی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی. میں چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے سارے مسائل کو اپنے سٹیٹمنٹ میں رکھا, لیکن ایک مسئلہ شاید عہدیدار بھول گئے ان کو بتانا. یہی تو شکایت ہے ہم کو کہ چیف منسٹر صاحب سنجیدہ ہیں, دیانتدار ہیں, مخلص ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے مسائل حل ہوں, لیکن میں کہوں گا ان کے ماتحدین اور جو ان کے اعلان تیقن کے بعد جن کو بیک اپ ٹیم کی طرح کام کرنا پڑتا ہے, یہ بیک اپ ٹیم کمزور ہے, یہ بیک اپ ٹیم میں وہ کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ بیک اپ ٹیم چیف منسٹر کے اعلانات کو روب عمل نہیں لاتی, اس میں ناکام ہوتی ہے. کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جب یہ مطالبہ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ انیس الغربا کے تعلق سے, انیس الغربا روڈ وائڈننگ میں چلے گئی تھی. That was the only one orphanage existing in Hyderabad. The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anis ul-Ghurba from the endowment department and handed over to the Waqf board. اور وقف بورڈ کے پاس جانے کے بعد, روڈ وائڈننگ میں زمین جانے کے بعد, ہم نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا اور چیف منسٹر صاحب نے, چندر شیکھر راؤ صاحب نے انیس الغربا کی 4200 گز زمین دی ہے اور انیس الغربا کے لیے جو بازو میں پی ڈبلیو ڈی کا آفس تھا اس کی زمین انیس الغربا کو دی. ہم انیس الغربا کی زمین جو آپ نے دی ہے وقف بورڈ کو, مسلمانوں کو, وہاں پر ایک اچھا انیس الغربا یتیم بچوں کے لیے ایک اچھا رہنے کا انتظام کر سکتے ہیں, ایک اسکول بنا سکتے ہیں. اور اس اسکول کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 سائیڈ اس کو مین روڈ ہے نام پلی پر, اگر ہم کمرشل اگر سپیس کو اگر آکیپائی کر کے رینٹ کریں گے تو ہم کو ضرور 25 لاکھ روپیہ ماہانہ آ سکتا ہے. اس کے لیے میں نے 3 مہینے محنت کی اور ایک اچھا پلان بنایا ہے, ڈرائنگ بنائی ہے, کمرشل سپیس بھی بنایا ہے. اس میں لڑکیوں کا آرفنیج الگ ہے, لڑکوں کا الگ ہے اور ایک سکول بھی ہے اور اس کے بعد سیلار میں پارکنگ ہے, ڈائننگ ہال ہے اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر 21 کروڑ کا اسٹیمیٹ آیا ہے. اگر آپ وہ 21 کروڑ روپیہ دیں گے تو ایک عمارت کھڑی رہے گی اور جب تک عمارت کھڑی رہے گی دنیا آپ کو یاد کرے گی اور آپ کے اس کام کو کبھی نہیں بھلائے گی. ہم کو یہ بنیادی کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے جدوجہد کی ہائی ٹیک سٹی کے پاس جو 4 مینار ہے وہ ایک بنا ہوا وہاں پہ مسجد عالمگیر ہے. مسجد عالمگیر کی زمین کو لینڈ گریبر قبضہ کر لیے تھے. میں خود وہاں جا کر لینڈ گریبر سے لڑ کر 1.5 ایکڑ زمین کو مسجد کو حاصل کی اور شاید میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ میں وہاں کی کمیٹی کا پریزیڈنٹ بنا, اس لیے کہ اس زمین کو بچانا ہے تاکہ میری موجودگی سے کوئی لینڈ گرابر اس پر نہ آئے. اور میں کہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسجد عالمگیری کی مسجد جو ہے وہاں پر ایک اسلامک سینٹر بنائیں.
हाई टेक सिटी पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, कई मुसलमान हैं वहां पे, सारे हिंदुस्तान से लोग आकर रोजगार हासिल कर रहे हैं हाई टेक सिटी में। अगर इस मस्जिद में, वहां मस्जिद पुरानी है, उस पुरानी मस्जिद को शहीद कर कर नई मस्जिद बना सकते हैं। नई मस्जिद के साथ साथ एक इस्लामिक सेंटर बन सकता है, एक स्कूल, हाई स्कूल बना सकते हैं वहां पे, उसके साथ साथ वहां पे एक कन्वेंशन सेंटर बनाते हैं, इस्लामिक सेंटर जैसा दिल्ली में है, एक हॉस्टल बना सकते हैं, ताकि कोई भी डेलीगेट्स हाईटेक सिटी को आएंगे तो वो देखेंगे कि रियासत तेलंगाना में एक इस्लामिक सेंटर है, और वो इस्लामिक सेंटर दुनिया को यह पैगाम देगा कि इस्लाम जिहाद का या सिर्फ किसी के नफरत का मजहब नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। यह पैगाम हम वहां से देना चाहते हैं। और साथ ही साथ दरगाह बराने शाह साहब क़िबला की दरगाह है, उस दरगाह के पास भी 6000 गज अराज़ी है, वहां पर भी एक अच्छा प्रोग्राम हम बनाए हैं। वहां की कमेटी की तरफ से 50 लाख रुपया वो लोग देने तैयार हैं, जिसमें से 25 लाख रुपया मैं अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हूं। अगर वहां पर भी एक स्कूल और वहां पर भी अगर एक अच्छा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। दरगाह बराने शाह साहब क़िबला है साहब पुराने शहर में, ये बहुत, मैं ये कहूंगा कि आप चीफ मिनिस्टर साहब से मैं कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब, आप 200 रेजिडेंशियल स्कूल मुसलमानों के लिए बना रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप वो रेजिडेंशियल स्कूल्स को बनाने के लिए वक्फ बोर्ड से कहिए कि जितने भी वक्फ बोर्ड के लैंड है वो लैंड्स को आइडेंटिफाई करके आपको दीजिए। अगर बनाना है तो आप उन जमीन पे बना सकते हैं, बहुत सी जायदादें हैं। आपको सुन के हैरत होगी कि शेख पेट के पास जो नई रोड फिल्म नगर के पास से जाती है नीचे टूम्स के तरफ चौड़ी रोड, वहां रोड पर भी 4000 के करीब या 2000 गज जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, खाली पड़ रही है, एनक्रोचर्स एनक्रोच करना चाहते हैं, जमीन खाली है। मैं ये भी कहूंगा कि रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर A.K. खान साहब was the then police commissioner. MIM party was successful in getting back the वक्फ लैंड। बेगम पेट पर टास्क फोर्स ऑफिस था, हम वो जमीन हासिल करने में कामयाब हुए। वो जमीन टास्क फोर्स के पास थी, वक्फ की जायदाद थी, हम हासिल करें। सर, I would like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Sahab through you, Honorable Speaker Sir, is that after taking the possession of that Begumpet Waqf land, the Hyderabad Metro Rail wants to take that land on 30 years of lease. Please kindly hand over that land to them. वो जमीन मेट्रो ट्रेन वालों को दे दीजिए, इससे पहले कि कोई लैंड ग्रैबर या कोई औकाफी लैंड ग्रैबर आकर उसको ग्रैब करे और क्लेम करे। हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को दे दीजिए, रेंट फिक्स कर दीजिए, उनसे डिपॉजिट ले लीजिए, और जितना डिपॉजिट आ रहा है उसी डिपॉजिट से हम इस्लामिक सेंटर, ऑर्फनेज, दरगाह बराने शाह साहब का ये बिल्डिंग उसी पैसे से हम बना सकते हैं। लेकिन इरादे नेक हैं, मंसूबे अच्छे हैं, लेकिन उसकी अमलावारी में कोताही हो रही है। उसकी अमलावारी को कामयाबी के साथ हमको करना होगा। शादी मुबारक की स्कीम के ताल्लुक से भी कहूंगा कि तेलंगाना का पहला इजलास हुआ और पहले इजलास में मजलिस ने मुतालबा किया था कि गरीब मुसलमानों की शादियों के लिए इंतजाम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब फौरन उठकर बोले कि बिल्कुल सही बात है, मेरा भी इरादा है, आपका मुतालबा सही है, हम गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम करेंगे। यह शादी का इंतजाम भी किसी रियासत में नहीं हो रहा है, हां राजस्थान में होता है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से। चीफ मिनिस्टर साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने ऐवान में यहां कहा था कि उर्दू बेशक फली फूली है हैदराबाद में, और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं भी उर्दू का शहदाई हूं, उर्दू का चाहने वाला हूं, उर्दू के साथ इंसाफ करूंगा, एक मीटिंग बुलाऊंगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उर्दू को आज खत्म करने की कोशिश व साजिश की जा रही है। आज उर्दू एक ऐसी जबान है कि उर्दू जबान के जरिए शेर शायरी होती है, और जिस तरीके से अपने दिल के ख्यालात का इजहार उर्दू में हो सकता है, किसी और जबान में इतनी खूबसूरती के साथ नहीं हो सकता जो उर्दू के साथ। लेकिन आज उर्दू को हमको बचाना होगा, और अगर उर्दू को बचाना होगा तो उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा, उर्दू को रोजगार से लिंक करना होगा। अगर उर्दू रोजगार से लिंक नहीं होगी
तो उर्दू कौन पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बार बार कहा, आज भी कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस ताल्लुक से आप कुछ ऐलान कर देंगे। वो ये है कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात होंगे, कोई भी महकूमे में, कोई भी डिपार्टमेंट में, उन तकर्रुरात का इम्तिहान उर्दू में भी मुनक्किद करवाइए। सिर्फ इम्तिहानी है। प्लीज कंडक्ट all the government recruitment exams in Urdu. This has been our demand. और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब जानते होंगे, बहुत कम लोग होंगे यहां पे जो जानते हैं सैलासानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं। और वो 3 लैंग्वेज फार्मूला के जरिए मादरी जबान में दूसरी जबान में तालीम हासिल करने और उर्दू अपनी मादरी जबान को सीखने का हक है। लेकिन आज कई प्राइवेट स्कूल में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप नीट के एग्जाम को उर्दू में कंडक्ट कर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करेंगे, नीट का एग्जाम उर्दू में भी कंडक्ट होना चाहिए। तेलुगु में हो रहा है तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान में हम यह पैगाम दे सकते हैं कि तेलंगाना वो रियासत है जिसने सारे हिंदुस्तान में उर्दू मीडियम के पढ़ने वालों के लिए नीट के एग्जाम को उर्दू में भी कंडक्ट करने का मुतालबा किया। यह बहुत बड़ा काम होगा। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मुसलसिल हर वक्त उनसे मिलकर कहता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप फलकनुमा जूनियर कॉलेज के लिए 5 करोड़ दे दीजिए। 20 करोड़ का बजट है, 5 करोड़ 2-3 साल में लगाएंगे, एक बेहतरीन शानदार जूनियर वो डिग्री कॉलेज पुराने शहर में बन जाएगा। मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप इस ताल्लुक से गौर करिए चीफ मिनिस्टर साहब। अगर आप पैसे दे देंगे तो बहुत बड़ा एक डिग्री कॉलेज बन जाएगा। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा काम है, हो सकता है। मैं इसके साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस ऐवान में वादा किया था कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की जो आराजी है, जो अलॉट हो गई है, ठीक है, रहने दीजिए, करने दीजिए। जो अनअलॉटेड जमीन है, कम से कम वो अनअलॉटेड जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दीजिए। यह अहम मसला है। जब आप अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद कर रहे थे तो आप ही की पार्टी थी जो हाईकोर्ट में गई थी इस मौकूफा जायदाद के लिए और हाईकोर्ट में जीती थी। मैं भी उस मुकदमे में एक फरीक था। जीतने के बाद आप तो जानते हैं, अगर आप वो जमीन देंगे तो हम उस जमीन के जरिए मुसलमानों के रोजगार के मौक़ों को खोज सकते हैं। बहुत से औकाफी जायदादें हैं। आलेर में है, आलेर में 1200 एकड़ है, चोटुप्पल में है, नलगुंडा में है। मेरे पास लंबी चौड़ी फेरिस्त है औकाफी जायदादों की। मैं आपसे कहूंगा कि आप एक कमेटी बनाइए या फिर आप एक लेजिस्लेचर कमेटी बनाइए। पूरे औकाफी जायदादें जो प्राइवेट या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंट्रोल में हैं, उन जायदादों की फेरिस्त बनाकर उस पर हमको काम करना होगा। क्योंकि औकाफी जायदादों का अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो औकाफी जायदादों के जरिए हम मुसलमानों की पसमानदगी, उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आखिर में चीफ मिनिस्टर साहब को आप ये ना समझे कि मैं तनकीद कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि नई रियासत है, नए मसाइल हैं, लेकिन मैं आप जब कह रहा था आप नहीं थे चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कहना चाहता हूं आप दियानतदार हैं, आप मुखलिस हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके मातहदीन ओहदेदार जो हैं ये अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। ये लोग काम नहीं करते। आप देखिए कि लोग तनकीद करते हैं। 2014 में 1030 का बजट का ऐलान हुआ, टोटल बजट रिलीज 466.01। एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखिए, पहले तो बजट एलोकेशन 1000 का हुआ और उसमें से रिलीज हुआ 466 और ये लोग खर्च करे कितना, 287। तो सवाल यह है कि 287 क्यों? ठीक है, हुकूमत जितना देती है पूरा क्यों नहीं खर्चते ये लोग, क्यों नहीं करते? 2015 और 16 में साहब 1160.36 आप बजट का ऐलान करें, रिलीज कितना हुआ 610, स्पेंड कितना हुआ 478.46। अब तक इस साल का बजट में बयान करूंगा 2016-17 का
آپ کا اعلان تھا 1279.95, بجٹ ریلیز 651.86, ایکچوئل ایکسپینڈیچر 374.29. تو سوال یہ ہے کہ اتنا بجٹ سپینڈ کیوں ہو رہا ہے, کیوں پورا نہیں ہوتا آپ جو دیتے ہیں؟ اور آج میں یہ بھی کہوں گا, آپ میٹنگ بلائیے. 2 لاکھ اپلیکیشنز آئے ہیں قرض کے لیے, جس میں سے صرف 8,000 کو یہ لوگ دیے ہیں. ماں باقی لوگوں کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا؟ اوورسیز اسکالرشپ, بچوں کے دوسرا سیمسٹر ختم ہو چکا ہے لیکن پیسے نہیں گئے. سر پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے, بہت اچھی اسکیم ہے. میں جیسے ہی اسمبلی میں بولا, آپ اٹھ کر بولے کہ اکبر صاحب بہت اچھا ہے, یہ کرنا چاہیے, اوورسیز ہمارے بچے باہر جا کر پڑھنا چاہیے. سر آج ان کے پیسے نہیں ہیں, 54 کروڑ کا ریکوائرمنٹ ہے, اس میں سے کچھ تھوڑے پیسے دے دیجیے. آپ نے جامعہ نظامیہ میں اعلان کیا کہ جامعہ نظامیہ کی ڈگریز کو ریکگنائز کریں گے, آج تک وہ ڈگری کا نہیں آیا. یہ لوگ کرتے کیوں نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چیف منسٹر صاحب, میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ان سارے مسائل کو دیکھیے اور ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا کیجئے. میں آخر میں آپ سے یاد دلانا چاہوں گا کہ میں اور اسد صاحب آپ سے ملے تھے. آپ نے بجٹ میں 8 کروڑ روپیہ مکہ مسجد کے لیے دیا تھا. وہاں مکہ مسجد میں پانی ٹپک رہا ہے, جانمازیں گیلی ہو رہی ہیں, کیمراز نہیں چل رہے ہیں. آپ 8 کروڑ دینے کے بعد بھی مکہ مسجد میں کام نہیں ہوا. چیف منسٹر صاحب 8 کروڑ آپ دیے, آج تک کام نہیں ہوا, کیمراز نہیں چل رہے ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی گئی وہاں کے عملہ کو. آپ بتائیے, یہ لوگ آج ان کو کام کرنا چاہیے لیکن کام نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کا تعاون کریں گے اور مسلمان آپ کا بھی تعاون کرتے رہیں گے, اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب مل کے 70 برس کی ناانصافی کو انصاف میں بدلیں گے, اور ایک سنہری تلنگانہ صرف تلنگانہ کا نہیں بلکہ سنہری تلنگانہ ایس سیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ بی سیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ ایس ٹیز کا ہوگا, سنہری تلنگانہ مسلمان کا ہوگا, سنہری تلنگانہ کرسچن کا ہوگا, سنہری تلنگانہ سب کا ہوگا. یہ ہم کو آپ سے امید ہے. اسپیکر صاحب, آپ نے جو موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ صاحب. ایس سی, ایس ٹی, بی سی اور بے روزگار اقلیتوں کو قرض کی فراہمی کے لیے 31 مارچ تک 550 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے. ایوان اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے یہ اعلان کیا. اپوزیشن جماعتوں نے اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت نے صرف سبسڈی میں اضافہ کیا ہے لیکن قرض کی سبسڈی جاری نہیں کی جا رہی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے سال 2014 سے 2017 تک کی درخواستوں کی یکسوئی کے لیے رقم جاری کرنے کا مطالبہ کیا. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 31 مارچ تک تمام طبقات کی قرض درخواستوں کی یکسوئی کے لیے 31 مارچ تک 550 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے. کے سی آر نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے جلد ایس سی, ایس ٹی, بی سی اور اقلیتی ارکان اسمبلی کے ساتھ اجلاس طلب کیا جائے گا تاکہ بجٹ کو خطیت دی جا سکے. انہوں نے بتایا کہ اس بار کا بجٹ کیپٹل اور ایکسپینڈیچر کے طرز پر تیار کیا جائے گا. وزیر تعلیم کے سری ہری نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اساتذہ کے سروس رول پر بھی بہت جلد عمل آوری ہوگی. انہوں نے بتایا کہ 98/2012 کے ڈی ایس سی کامیاب امیدواروں کا تقرر کرنے پر حکومت غور کر رہی ہے. آئندہ تعلیمی سال سے پسماندہ طبقات کے لیے 119 اقامتی ادارے قائم کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ایوان اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ ان اقامتی اداروں میں 5ویں تا انٹرمیڈیٹ تک مفت تعلیم فراہم کی جائے گی. ایک طالب علم پر 1,05,000 تا 1,25,000 روپے خرچ کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ کے جی تا پی جی اسکیم کے تحت ہی یہ اقامتی ادارے قائم کیے جا رہے ہیں اور ان اداروں کو جیوتی راؤ پھولے سے موسوم کیا جائے گا. مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے گنبدان قطب شاہی کی عظمت کی بحالی کے کاموں کے سلسلے میں گنبدان قطب شاہی کے دوسرے طرف پارک کے سامنے وزارت دفاع کے اراضی کو حاصل کرتے ہوئے پارکنگ اور آڈیٹوریم کے قیام کے لیے استعمال کرنے کی تجویز پیش کی. اسمبلی میں اکبر اویسی نے کہا کہ وزارت دفاع کی اراضی کو پارکنگ اور آڈیٹوریم کے لیے حاصل کرتے ہوئے متبادل مقام پر اراضی وزارت دفاع کو فراہم کی جا سکتی ہے. اکبر اویسی کی نمائندگی پر ریاستی وزیر سرینواس یادو نے طے دیا کہ اس سلسلے میں متعلقہ وزیر کو توجہ دلائی جائے گی.
मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, लंगर हाउस, मोहम्मदी लैंड और इसके अतराफ के इलाकों में मरम्मती कामों पर फौज की जानिब से पाबंदी लगाए जाने का मसला असम्बली में उठाया। उन्होंने कहा कि लंगर हाउस और यूसुफ टेकरी की सड़कों को फौज की जानिब से बंद किया जा रहा है और इस सड़क पर आने वालों पर कई किस्म के इल्जामात लगाकर उनकी पुलिस से शिकायत की जा रही है। साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं और मुतालबा करना चाहता हूं कि शहर हैदराबाद में कई पुराने इमारतें हैं और हेरिटेज के स्ट्रक्चर्स है और जिसमें चार मीनार है जो सारी दुनिया में मशहूर है। इसी तरीके से कुतुब शाही टूम्स भी है जो पूरे हिंदुस्तान में या हैदराबाद में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कुतुब शाही टूम्स के जो डोम्स है वो डोम्स एक एक मीनार उसका ताजमहल के डोम के बराबर है। तो वैसे वहां पे पूरे कुतुब शाही रूलर्स के जो वहां पे उनके मदफन है तो कई टूम्स है वहां पे और उसको रिस्टोर करने के लिए आगा खान फाउंडेशन की तरफ से काम किया जा रहा है। तो I would like to take an opportunity and thank His Excellency the Aga Khan and the Aga Khan Foundation for स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, जो शहर हैदराबाद के अंदर चंद मकामात पर जो मिलिट्री की हुदूद है, मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स है, जैसा कि मेरे हलके के अंदर गोलकुंडा और लंगर हाउस और दीगर इलाक़ों में जो साबिक़ा में भी मैं इसी ऐवान के अंदर यहाँ के जो ज़िम्मेदार है उनको भी इत्तला दिया था, मगर जिसके बाद कोई किस्म का वहाँ पर तवज्जो नहीं दिया गया। मगर फिर आपके ज़रिए मैं हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, पिछले 7 महीने से फिर लगातार आर्मी के जो लंगर हाउस, मोहम्मदी लाइन, अतनाफ के इलाक़ों के अंदर इवन मेंटेनेंस का काम भी करने के लिए पाबंदी आयद की जा रही है और साथ ही साथ वहाँ के जो रोड्स है इलाक़ों में आने के लिए, जैसा कि मोहम्मदी लाइन, गोलकुंडा, लंगर हाउस, दीगर इलाक़ों के अंदर यूसुफ टेकरी, वहाँ के रोड्स को भी बंद किया जा रहा है और बंद तो बंद, वहाँ पर जो आने जाने वालों के ऊपर कई किस्म के इल्ज़ामात लगाते हुए पुलिस के ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया जा रहा है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ और मैं इससे पहले भी आपके सामने नुमाइंदगी किया था, मगर फिर आपके सामने नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तेलंगाना असम्बली का सरमाई इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। 16 दिसंबर से शुरू हुए इजलास में जुमला 18 दिन इजलास की कार्रवाई चलाई गई, जिसमें 94 घंटे 56 मिनट मुबाहस हुए। वज़ीर आला और वज़रा ने 33 घंटे 28 मिनट खिताब किया, जिसमें वज़ीर आला ने ही 9 घंटे 17 मिनट का इस्तेमाल किया। टीआरएस पार्टी ने 17 घंटे 21 मिनट, कांग्रेस 19 घंटे 13 मिनट, मजलिस 6 घंटे 54 मिनट, बीजेपी 10 घंटे 10 मिनट, टीडीपी 6 घंटे 5 मिनट, सीपीएम 1 घंटा 42 मिनट, आज़ाद और नामजद अरकान ने 3 मिनट इस्तेमाल किए। नायब वज़ीर आला केसरी हरी ने ऐवान असम्बली में कहा कि वंशी चंद्र रेड्डी के खिलाफ पीडी एक्ट लगाया गया है। इस पर कांग्रेस के रुकन असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी बरहम हो गए और कहा कि सीनियर रुकन होते हुए इस तरह का रिमार्क्स बात से अफसोस है। इस पर नायब वज़ीर आला ने वजाहत की कि एक तेलुगु अखबार में आपकी तस्वीर गलती से शाये की गई थी, इसलिए उन्हें तवज्जो दिलाई गई। कांग्रेस के रुकन असम्बली चिन्नारेड्डी ने ऐवान असम्बली में कहा कि केजी नहीं पीजी नहीं है। कांग्रेस रुकन असम्बली के सवाल पर नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम केसरी हरी ने इस रिमार्क को नामुनासिब करार दिया। उनका कहना था कि केजीता पीजी के तहत ही अकामती इदारे कायम किए जा रहे हैं। आइंदा तालीमी साल 464 अकामती इदारे खोले जाएंगे, जिसमें 5वीं ता इंटरमीडिएट तक अंग्रेजी ज़बान में तालीम दी जाएगी। वज़ीर तालीम के जवाब पर चिन्नारेड्डी ने कहा कि वो भी यही कहना चाहते हैं कि इसमें ना केजी है ना पीजी है। उनका कहना था कि इब्तदाई तालीम पर पहले तवज्जो दी जानी चाहिए।
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में आरटीसी की एयर कंडीशन बसें चलाने के लिए आरटीसी इंतजामिया से नुमाइंदगी की। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने मकतूब में आरटीसी के एमडी से कहा कि पुराने शहर को एसी बसों से महरूम रखा गया है। मौसम गर्मा की आमद के पेश नज़र इस ज़िमन में फौरी इक़दाम किए जाएँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हज सब्सिडी की रकम गरीब मुस्लिमों की लड़कियों की तालीम पर खर्च करने का जो मुतालबा किया है उसकी मुख्तलिफ गोशों से हिमायत की जा रही है, क्योंकि ये सब्सिडी बज़ाहिर मुसलमानों को मिल रही है, लेकिन हकीकत में इसका फ़ायदा मुसलमानों को नहीं बल्कि फ़िज़ाई कंपनियों को हो रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमानों को फरीज़ हज की अदायगी के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी गुज़िश्ता कई सालों से मौजूए बहस बनी हुई है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यही मौजू गुज़िश्ता 11 सालों से पार्लियामेंट में उठाते आ रहे हैं। उनका मानना है कि हुकूमत हज सब्सिडी के नाम पर 450 करोड़ रुपए जारी करते हुए मुसलमानों से हमदर्दी तो जाहिर करती है, लेकिन उसका फ़ायदा मुसलमानों को नहीं मिलता। हज सब्सिडी के ताल्लुक से साफ और वाज़ेह तौर पर फिर कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है, उसको बर्खास्त करिए खुदा के वास्ते। आप हज सब्सिडी बर्खास्त करिए, वो 500 करोड़ रुपए हमारे मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए दीजिए, हज सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हज सब्सिडी की रकम से कौमी एयरलाइन एयर इंडिया और एक सऊदी एयरलाइन मजबूत हो रही है। यही रकम अगर मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च की जाए तो कौम की लड़कियों के लिए तालीम के मौके बढ़ सकते हैं, क्योंकि 450 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है। सब्सिडी की रकम से एयरलाइंस को फायदा पहुंचाने के बजाय आलमी सतह पर एयरलाइंस के टेंडर्स लिए जाएं तो हज का खर्च और भी कम आ सकता है और सब्सिडी की कोई ज़रूरत नहीं रहती। वैसे भी मुसलमानों को हज के लिए सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक है और उन्हीं पर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हैं। As a Muslim, I do not need any government subsidy to go on Hajj. This was started during Indira Gandhi's time when Muslims used to go through a ship. But right now we don't require it at all, and this significant amount of 450 crore should be utilized for girl Muslim education. हर साल कमोबेश 1.5 लाख हिंदुस्तानी अज़्म हज के लिए रवाना होते हैं और उनसे खर्च की रकम मुकर्ररा वक्त से बहुत पहले ले ली जाती है। ऐसे में अगर बैनुल अक़वामी टेंडर्स लिए जाएं तो अच्छी तख़फ़ीफ़ मिलने के इम्कानात होते हैं। इसके बरखिलाफ सूरत हाल यह है कि खस्ता माली हालत का शिकार एयरलाइन एयर इंडिया को सब्सिडी के जरिए फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये बावर कराया जा रहा है कि मुसलमानों को सब्सिडी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अहकाम में कहा था कि आने वाले 10 सालों में सब्सिडी की रकम को बतदरीज ख़त्म कर दिया जाए। वाज़ेह है कि 2016-17 के बजट में मरकज़ी हुकूमत ने हज सब्सिडी के लिए जो रकम मुख्तस की थी वो इसरो के खलाई मिशन को जारी करदा रकम से भी 2 करोड़ रुपए ज़्यादा है। अब ज़रा हज कमेटी को अदा की जाने वाली रकम का जायज़ा लें तो 2,19,900 रुपये अगर कोई आज़िम हज कमेटी को अदा करता है तो इसमें फ़िज़ाई किराए के साथ साथ मक्का और मदीना में क़ियाम के लिए बिलतरतीब 81,561, 9,062 रुपये और दीगर अखराजात 76,849 और मुतफ़र्रिक़ा बक़ायाजात 1,000 रुपये शामिल हैं। मरकज़ी वज़ारत शहरी हवाबाजी हिंदुस्तानी फ़िज़ाई कंपनियों के साथ साथ सऊदी अरब की फ़िज़ाई कंपनियों से भी हज मुसाफिरीन की रवानगी के लिए टेंडर्स तलब करती है। एयर इंडिया ने गुज़िश्ता साल जहां हिंदुस्तान के 11 शहरों से परवाज़ें चलाई थीं, वहीं सऊदी अरब की एयरलाइंस और फ्लाइनाज एयरलाइंस ने बिलतरतीब 4-4 शहरों से उड़ान भरी थी। स्पाइस जेट ने भी अपना रोल अदा किया था। वैसे अभी एयर इंडिया का ये कहना है कि फ़िज़ाई किराया हज के सीज़न में 63,750 से लेकर 1,63,750 तक होता है, लेकिन ये किराया ऐसे अफराद के लिए है जो कि आखिरी लम्हात में सफ़र मुक़द्दस का फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर पहले से ही टिकट बुक करवाई जाए तो किराया 35,000 से 40,000 रुपये के दरमियान भी मिल सकता है। इसी तरह मुनासिब मंसूबाबंदी और वक्त से पहले दरकार इक़दामात किए जाएं तो मुसलमानों को हज सब्सिडी की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी और तब भी उनके सफ़री अखराजात कम होंगे।
جبکہ حج سبسڈی کی یہی رقم مسلم لڑکیوں کی تعلیم اور اسکالرشپس پر خرچ کی جا سکتی ہے، جس سے نہ صرف ہندوستانی لڑکیوں کو فائدہ ہوگا بلکہ مسلم طبقہ بھی تعلیمی طور پر مستحکم ہو جائے گا۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے عوام میں ٹریفک قواعد کی پابندی کے لیے شعور بیداری مہم چلائی گئی۔ اے سی پی ٹریفک چار مینار بدیشور کی قیادت میں موٹر سائیکل رانوں کو پھول پیش کرتے ہوئے ہیلمٹ پہننے اور دیگر قواعد کی پابندی کے لیے حلف دلایا گیا۔ اے سی پی بدیشور نے بتایا کہ ہیلمٹ نہ پہننے، بائک اور گاڑی چلاتے وقت موبائل کے استعمال، نشے کی حالت میں گاڑی چلانے سے ہونے والے نقصانات سے بھی واقف کروایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قواعد کی پابندی کرتے ہوئے نہ صرف خود محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسرے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے عوام کو ٹریفک قواعد کی پابندی کرنے کا مشورہ دیا۔ محکمہ بلدیہ کی طرف سے قطب اللہ پور اور گجولہ رامم علاقے سے 25 ٹن کچرے کی نکاسی کی گئی۔ بلدیہ کی طرف سے عوام میں سوکھے اور کچے کچرے کو علیحدہ رکھنے کے سلسلے میں بھی عوام میں شعور بیدار کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ہدا پبلیکیشن کی جانب سے ترتیب دیے گئے سال 2017 کے کیلنڈر کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان اور معظم خان بھی موجود تھے۔ جے ایچ ایم سی کی جانب سے آج دوسرے دن بھی جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز کے علاقے جات میں غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے حقہ سینٹرز کو منہدم کر دیا گیا۔ بلدیہ نے حقہ سینٹرز کے مالکین کو پہلے ہی نوٹسیں جاری کی تھیں۔ بلدیہ کی اس کارروائی سے جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز کے علاقوں میں 5 حقہ سینٹرز کو منہدم کیا گیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ ساؤتھ زون میں غنڈہ گردی کو آہنی پنجے سے کچل دیا جائے گا۔ ساؤتھ زون پولیس کی طرف سے بڑے پیمانے پر راؤڈی شیٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 130 راؤڈی شیٹرز کو تحویل میں لیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈی سی پی نے بتایا کہ لینڈ گریبنگ، اراضی معاملاتوں، غنڈہ گردی اور دیگر غیر سماجی سرگرمیوں میں ملوث راؤڈی شیٹرز کو بخشا نہیں جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایوب خان کی گرفتاری کے بعد راؤڈی شیٹرز کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بھی امن و قانون کی صورتحال کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ پولیس کی 15 ٹیموں نے تلاشی مہم میں حصہ لیا، جس کے دوران ایک خنجر بھی ضبط کیا گیا۔ رام چندرا پورم بس اسٹاپ کے پاس ایک لڑکا بس کے پہیے کی زد میں آ کر برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ چہارشنبے کی صبح کے اوقات میں پیش آیا، جس میں چیتنیا کالج میں انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم چرن جو بس میں فٹ بوٹنگ کر رہا تھا اچانک پھسل کر بس کے پہیے کی زد میں آ گیا۔ اس واقعے کے پیش آنے کے کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی۔ پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ شاہنات گنج پولیس نے اغوے کا ڈرامہ رچنے والے ایک عاشق جوڑے کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 19 سالہ پریا اور اس کا ساتھی ابھیشیک بی ٹیک میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ دونوں منگل کے دن گھر نہیں پہنچے اور کسی نامعلوم مقام سے ابھیشیک نے سپریا کے والدین سے 30 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا، ورنہ وہ سپریا کو جان سے مار دے گا۔ اس نے سپریا کے والدین کو مزید ڈرانے دھمکانے کے لیے کہا کہ وہ ان کے گھر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، جس پر ویسٹ زون ٹاسک فورس اور شاہنات گنج پولیس نے مشترکہ کارروائی کر کے ان دونوں کو 5 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا۔ ابھیشیک شالی بنڈے کا رہنے والا بتایا جاتا ہے۔ گرفتاری کے بعد ان دونوں نے اس سنسنی خیز واقعے کو مذاق قرار دیتے ہوئے اپنے جرم سے پلہ چھاڑ لیا۔ پولیس نے بر وقت کارروائی کی کیونکہ اس سے پہلے شاہنات گنج پولیس حدود میں ایک سنگین اغوے کا واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں ایک مغویہ کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صفاباد بی ایس این ایل دفتر کے پاس 2 گاڑیوں میں اچانک آگ لگ جانے سے سنسنی دیکھی گئی۔ گاڑیوں میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جس سے ایک بڑا واقعہ ٹل گیا۔ مقامی افراد نے فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے بھی مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ اس سلسلے میں کیس درج کر لیا گیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے 12% تحفظات کا بل آئندہ بجٹ اجلاس تک ٹال دیا گیا۔ بل کی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو مرکزی حکومت پر اعتماد۔
مجلس کی نمائندگی اور جدوجہد کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے مسائل کی یکسوئی، اسمبلی میں مختصر مباحث کے دوران اکبر اویسی کی تقریر۔ درجہ فہرست اقوام و قبائل، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو قرضوں کی فراہمی کے لیے 31 مارچ تک 500 کروڑ روپے جاری کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ تلنگانہ اسمبلی میں 16 بل منظور، 15 موضوعات پر مختصر مباحث، کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ رام چندر پورم بس اسٹاپ کے پاس بس کے پہیے میں آ کر انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم نوجوان ہلاک۔ اور ساؤزون میں غنڈہ گردی کو آہنی پنجے سے کچل دیا جائے گا، راؤڈی شیٹرز کے خلاف ڈی سی پی ساؤزون کا کریک ڈاؤن۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔